हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की जो वीडियो है वो है सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ग्रुप टू है। सीएमए इंटर का ग्रुप टू जो है उसका पेपर नंबर 11 जो है एफएमबीडीए, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का, उसका जो आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट वन रिलीज किया था, उसका आज हम यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पूरा का पूरा एफएम का 100% रिवीजन लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जून 2025 तक के सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट वन के बाद मैं सेट टू भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और एमसीक्यू बैंक जो है 30 मार्क्स का न्यू एमसीक्यू बैंक जो आईसीएमआई ने रिलीज किया है उसका भी ऑलरेडी मैं सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एफएमबीडीए के पैटर्न की अगर मैं बात कर लूं तो पैटर्न में एज सच किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। सेक्शन ए में जैसा कि हमें पता है सर 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद 7 में से अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन ए अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्शन बी में अगर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन बता दूं और स्मार्ट स्टडी का एक तरीका बता दूं, तो सिंपल सी बात यह है कि सर सेक्शन बी में अपने को 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको थ्योरी देखने को मिल जाता है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको बीडीए का थ्योरी देखने को मिल जाता है। लेकिन बीच में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरे के पूरे आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाते हैं 70 मार्क्स के। तो स्मार्ट स्टडी यही कहती है कि अपने को प्रैक्टिकल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि मैं 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 70 मार्क्स का पेपर में प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आऊं, ताकि थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो मुझे ज्यादा परेशान ना करे, क्योंकि वैसे भी थ्योरी पोर्शन में आप केवल और केवल थ्योरी करके तो पास हो नहीं सकते, और थ्योरी क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलना भी काफी मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप कोई प्रैक्टिकल चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, मजबूरी आपकी, बट मेरा सजेशन यह है गो फॉर प्रैक्टिकल। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 15 एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, risk of two securities having different expected returns can be compared using standard deviation, variance, coefficient of variation or none of the above। तो सर सिंपल सी बात है, अगर दो सिक्योरिटी है जिनका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप सीवी के लिए जा सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 1000 रिसीवेबल 6 ईयर हेंस इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 6 ईयर्स है तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 की फिगर है, तो दैट विल कम 564.4। तो राउंड ऑफ में 564.5 ये बन रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन आपके सामने है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर 6, इट विल बी 564.5। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो मैं आपके सामने ये पीडीएफ शो कर रहा हूं, जो अपने वर्किंग शो कर रहा हूं, इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो आप हमारी मोबाइल ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन प्रैक्टिकल एंड अगेन फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपी 1000 इन्वेस्टेड इन स्टेट बैंक कैश सर्टिफिकेट स्कीम फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5.5% पर एनम। कंपाउंडिंग करनी है आपको सेमी एनुअली। सर सेमी एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दिया जाता है और नंबर ऑफ पीरियड्स को डबल कर दिया जाता है। फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर एन। प्रेजेंटली आप कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, 1000 रुपीज, और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होनी है तो 1 प्लस आर जो है, आर है आपका 5.5%, 0.055, उसको डिवाइड कर दिया 2 से सेमी एनुअली के लिए। आपको 2 साल के बाद की कैलकुलेशन करनी है। अगर 6 महीने से कंपाउंडिंग होगी तो 2 साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, तो पावर 4। इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा आपका 1114.62। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट फोर्थ फिर से प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, और ये वी कैन से दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में से, ए कंपनी इज प्लानिंग टू इश्यू ए डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट बॉन्ड का स्पेसिफिकेशन ये होता है कि उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना होता, विद ए पार वैल्यू ऑफ ₹1000, फेस वैल्यू है इसकी 1000 की, इंटरेस्ट रेट नहीं है, ध्यान देना, ये इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट है 11.5% का, इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट है 11.5% का, जो कि आप एज ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंसीडर कर सकते हो। और रिडम्पशन का जो पीरियड रहने वाला है वो रहने वाला है 5 इयर्स का, क्योंकि डिस्काउंट बॉन्ड क्या है, डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं और मैच्योरिटी पे फेस वैल्यू पे कर दी जाती है। द कंपनी ऑल्सो इंटेंड टू ऑफर एन अर्ली बर्ड इंसेंटिव ऑफ 1.5%। कहते हैं जो जल्दी खरीदा हुआ उसको 1.5% का डिस्काउंट भी देंगे, हम 1.5% का इंसेंटिव भी देंगे अलग से। तो क्वेश्चन जानना चाहता था, इश्यू प्राइस राउंडेड अप टू द नियरेस्ट रुपी विल बी गिवन, पीवीआईएफ गिवन है 11.5% पे 5 साल के 0.5803। तो सिंपल सी बात है, आपको मेच्योरिटी पे 1000 रुपए मिलेगा, बीच में किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना आपको क्योंकि ये डिस्काउंट बॉन्ड है। तो 1000 इंटू 0.5803 दैट विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू नॉर्मली यही वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 1.5% का हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 580.3 में से 1.5% का इंसेंटिव दे दोगे, डिस्काउंट दे दोगे, तो 572 का इसका इश्यू प्राइस है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 572। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है, फिफ्थ वन इज थ्योरी एमसीक्यू, द टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म लोन। सर शॉर्ट टर्म लोन के लिए इनमें से कौन सी सिक्योरिटी आप यूज कर सकते हो, रियल एस्टेट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर शॉर्ट टर्म की बात चल रही है तो शॉर्ट टर्म ही यूज करोगे, दैट विल बी अ स्टॉक ऑफ गुड्स। बाकी रियल एस्टेट, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विटी शेयर कैपिटल ये सब तो लॉन्ग टर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a ratio of blank of is considered satisfactory by the financial institution, the greater debt service coverage ratio indicate the better debt servicing capacity of the organization। तो सर 2 होता है, a ratio of 2 is considered satisfactory for debt service coverage ratio। option B is the correct answer, option B will be your correct answer। next 7th, cash flow statement blank for income statement or fund flow statement, not a substitute, depends on situation or none of the above। तो सर cash flow statement is not a substitute for the income statement or fund flow statement। option A will be your correct answer, option A will be your correct answer। next 8th one, if the CAPM is used to estimate the cost of equity capital, the expected excess market return is equal to the, सर RM माइनस RF किया करते हो आप एक्सेस मार्केट रिटर्न निकालने के लिए, तो डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन द मार्केट एंड द रिस्क फ्री रेट, RM माइनस RF, ऑप्शन बी जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th आपको फिर से प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने को मिल गया, ए कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम 4,80,000 EBIT, 10% डेट है 14,40,000 का, तो 1,44,000 का आपको इंटरेस्ट पे करना है, और इक्विटी कैपिटलाइजेशन का जो रेट है वो है 20%। व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, WACC आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे देना है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप WACC के लिए टैक्स वगैरह तो है नहीं, तो नेट इनकम अप्रोच का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, EBIT अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म। क्वेश्चन में EBIT तो गिवन ही है 4,80,000। इसके बाद अगर आपको वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वैल्यू ऑफ डेट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 14,40,000। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए सिंपल EBIT तो था ही माइनस इंटरेस्ट EBT अपॉन में KE। सर EBT के लिए क्या करोगे, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, डिवाइड बाई KE किया, तो 16,80,000 आपको इक्विटी की वैल्यू पता लग गई। अकॉर्डिंगली आपका WACC आ गया 0.15385, 0.15385। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th फिर से आपको थ्योरेटिकल देखने को मिल गया, द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स आर, एनपीवी में भी डिस्काउंटिंग होती है, IRR में भी होती है,
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी होती है, तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 11th वन, payback period in which an expected cash flows are discounted with the help of project cost of capital is। सर पेबैक पीरियड में जब आप डिस्काउंटिंग करते हो तो उसको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बोला जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। नेक्स्ट 12th आपको फिर से हल्का फुल्का प्रैक्टिकल देखने को मिल गया। एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू मोर देन 500 रिटेलर्स। सर कितने का भी करे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का कलेक्शन पीरियड है 30 डेज का और इन्वेंट्री रखती है कंपनी 20 डेज, तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होगा 30 + 20 50 डेज। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, बाकी डेटा तो है नहीं। नेक्स्ट जो 13th है, कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश एंटेज ए फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 1000 रुपी पर ट्रांजेक्शन। व्हाट विल बी द ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज एज पर बाउमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट। सर केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट बताने से आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है रूट में 2 × a × t अपॉन में i। तो t तो इन्होंने बता दिया 1000, बट इसके लिए आपको a और i भी बताने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है। तो ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें डेटा ही पूरा नहीं है आपका। नेक्स्ट 14th, द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन that assess the probability of the occurrence of first success. Sir, answer is yes. The geometric distribution is a discrete distribution that assess the probability of the occurrence of the first success. Option A is the correct answer. और 15th और लास्ट जो MCQ है, that is blank is a set of skill that aim to identify, find, modify, format and present data in a manner that ideally conveys meaning and provide insight. Sir, DPA होता है data presentation architecture। तो ये 15 MCQ यहाँ पे आपको दिए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 में, जिसका अगर एनालिसिस मैं करूं तो प्रैक्टिकल आपको मिल गया 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 MCQ यहाँ पे प्रैक्टिकल, मतलब 14 मार्क्स के आसपास, और उसके बाद बाकी थ्योरेटिकल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों बता रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही नॉर्मली आपको आपके एग्जाम का पैटर्न भी देखने को मिलता है। तो अप्रॉक्स आप मान के चलो 50-50% ही है कि 14 या 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल, बाकी आपको थ्योरी एग्जाम में देखने को मिल जाना है दिसंबर 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर आप सेक्शन बी की तरफ आते हो, तो सेक्शन बी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरी दे दिया। अगर आप थ्योरी करके जाना चाहते हो तो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को करके जाइए। डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सर आरबीआई के फंक्शंस आपने यहाँ पे बताने हैं, तो आरबीआई के फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप एक बार रीड जरूर करके जा सकते हैं अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन है तो। और अगर आप थ्योरी नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, आप कहते हो मैं सब कुछ पढ़ के जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली सब कुछ आपने जो कराया है मैं सब कुछ करके जा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में आपको थ्योरी करके जाने की जरूरत ऑलमोस्ट नहीं पड़ने वाली। डिस्क्राइब द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। सर बीडीए का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आप थ्योरी क्वेश्चन करके जाना चाहते हैं तो 2B का आंसर बिल्कुल पढ़ के जाइए। अमंग द डेटा माइनिंग एप्लीकेशन आर, माइनिंग का एप्लीकेशन है डिटेक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग, अदर फाइनेंशियल क्राइम्स, प्रेडिक्शन ऑफ लोन रीपेमेंट, कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी एनालिसिस, टारगेट मार्केटिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयरहाउसेस। ये 4 पॉइंट आपको यहां पे मेंशन करने हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है रेशियो एनालिसिस में से, और पार्ट बी आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से देखने को, एक सेकेंड, नहीं, पार्ट बी जो है वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पार्ट ए देख लेते हैं सबसे पहले रेशियो एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर 3A, the following are the ratios relating to the activities of X Limited। सबसे पहले आपको डेटर्स वेलोसिटी बता दिया 3 मंथ्स, तो डेटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन में क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 12। स्टॉक वेलोसिटी आपको बता दी है 8 मंथ्स, और स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 12। क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी आपको बता दी है 2 मंथ्स, तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर्स
डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 12। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट भी बता दी है फॉर द करंट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, 4 लाख। तो अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट गिवन है, तो आप इजीली ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से 16 लाख रुपए की सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। 16 लाख रुपए की सेल्स कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपके पास सेल्स आ गई 16 लाख रुपए की, आपके पास 4 लाख रुपए का जीपी है, तो आप बहुत इजीली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हो 12 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप शो कर सकते हो 12 लाख रुपए का। अगर आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ने वाली है तो बिल्कुल आप 12 लाख रुपए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करके पहले से रख सकते हो। और आगे क्वेश्चन पढ़ दूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज रुपी 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक। जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा उससे 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। बिल्स रिसीवेबल भी है, बिल्स रिसीवेबल है 25,000 रुपए के, और बिल्स पेबल जो है वो 10,000 रुपए के हैं। आपको यहाँ पे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिटर्स कैलकुलेट करने, तो सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी आपने करा हुआ है अपनी क्लासेस में भी। तो सर सेल्स जब आपको पता लग जाएगी तो इसके बाद यहाँ पे हमने डेटर्स की हेल्प ली है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन में क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर, क्योंकि क्वेश्चन में बीआर भी है। तो क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन में डीटीआर हो गया। क्रेडिट सेल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 16 लाख, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपके पास आ ही जाएगा क्योंकि डेटर्स वेलोसिटी है 3, तो 12 डिवाइड बाय 3 करोगे तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 4। 4 लिखा हुआ भी है यहाँ पे, डेटर्स वेलोसिटी 3 महीने है, तो वी कैन से डेटर्स कलेक्शन पीरियड 3 महीने है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना हो गया 4, 12 डिवाइड बाई 3 करके 4 लाख रुपए आपका क्लोजिंग डेटर्स और बीआर आ गया। क्लोजिंग डेटर्स और बीआर आ गया, जिसमें बीआर जो है वो 25,000 रुपए है। बीआर 25,000 रुपए है 4 लाख में, तो 3,75,000 रुपए आपका डेटर्स आ जाएगा। सिमिलरली आप क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए जाते हो, तो क्वेश्चन ने कहा है कि स्टॉक वेलोसिटी जो है वो 8 है, तो 12 डिवाइड बाई 8 करोगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका 1.5 आ जाएगा। स्टॉक वेलोसिटी 8 मंथ है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका 1.5 आ गया 12 डिवाइड बाई 8 करके। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन में एवरेज स्टॉक, जहां पे स्टॉक टर्नओवर आपको 1.5 पता है, सीओजीएस आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया क्योंकि सेल्स 16 लाख है, 4 लाख रुपए जीपी गिवन है क्वेश्चन में, तो 12 लाख रुपए आपका सीओजीएस आ गया। तो यहां से आपको आपका एवरेज स्टॉक पता लगा 8 लाख। क्वेश्चन ने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक मेरा 10,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग से, तो यहाँ पे आप एवरेज स्टॉक के फॉर्मूले की हेल्प ले लो। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो एवरेज कितना है, एवरेज है 8 लाख, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स वगैरह एज्यूम करके, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा आपका 7,95,000, क्लोजिंग 10,000 रुपए ज्यादा है तो 8,05,000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हो क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन के लिए। क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 था, तो 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो इट विल बी 6। तो क्रेडिटर्स का जो टर्नओवर रेशियो है वो आपको मिल गया 6, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज अकाउंट्स पेबल। यहाँ पे अकाउंट्स पेबल में दोनों गिवन है क्रेडिटर्स और बीपी, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 6 गिवन है क्वेश्चन में। क्रेडिट परचेजेस की अगर मैं बात करूं तो क्रेडिट परचेजेस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। क्रेडिट परचेजेस जो है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, क्रेडिट परचेज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान देना थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह को लेकर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर चुके हैं 795, क्लोजिंग स्टॉक 8,05,000, तो सर ये आएगा परचेजेस 12,10,000 रुपए की। तो ये 12 लाख नहीं है, 12,10,000 रुपए है यहाँ पे, 12,10,000 रुपए है यहाँ पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12,10,000 के अकॉर्डिंगली, तो आंसर आई थिंक ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12,10,000 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, और माइनस 10,000, तो इट विल कम 191,667। आंसर ठीक लिखा हुआ है सर, बस यहाँ पे ये 12 लाख जो लिखा हुआ था वो 12,10,000 रुपए था, तो अकॉर्डिंगली आपका जो क्रेडिटर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 191,667। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिटर्स, बस 3 ही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, तो वो आपने तीनों की तीनों यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। सेल्स भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ गए। इसमें डेटर्स आपने कैलकुलेट कर दिए हैं, बाकी डेटर्स यहाँ पे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट ठीक है कैलकुलेट हो चुके हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।
इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3B इज फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप करके जाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी क्लासेस में। और नॉर्मल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड 25 आर गिवन बिलो। पहले अगर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लूं तो मुझे पता रहेगा कि बैलेंस शीट में कहां पे क्या एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 द कंपनी सोल्ड ए मशीन फॉर ₹1,20,000। इसका मतलब एक तो मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सोल्ड ए मशीन फॉर 120 जिसकी कॉस्ट थी 240 और डेप्रीशिएशन आप लगा चुके थे 84,000 का। सर ठीक है। प्रोवाइडेड 4,20,000 एज डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। सोल्ड किए सम इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट आपने क्रेडिट किया है कैपिटल रिजर्व में। तो ये जो कैपिटल रिजर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे 48,000, ये इन्वेस्टमेंट बेस कर आपको प्रॉफिट हुआ है। रिडीम किया आपने डिवेंचर 30% डिवेंचर रिडीम किया 105 के हिसाब से। और डिसाइड टू राइट ऑफ किया है फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग ₹60,000 जिस पे आप डेप्रेशन ऑलरेडी लगा चुके थे 48,000 का। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देना है एज पर इंड AS 7। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं चलता हूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे दिखाई दिया। और उससे भी पहले अगर मैं जनरल रिजर्व देख लूं, प्रॉफिट एंड लॉस देख लूं, तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और जनरल रिजर्व भी गिवन है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको देख सको। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर देख लें 360 माइनस 288। सर 2025 के एंड में 360 है, पहले ये 288 था, तो इस बार का प्रॉफिट आ गया 72,000 का। इस बार का प्रॉफिट आ गया 72,000 का। एक तो आपने यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व किया है कितना, 816 हो गया 960 से, 960 हो गया 816 से, तो 960 माइनस 816 इट विल बी 1,44,000। एड बैक कर लो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व एडजस्टमेंट एड बैक हो जाएगा। इसके अलावा नीचे अगर मैं बात करूं तो नीचे एडजस्टमेंट में एक डेप्रीशिएशन था 420 का, वो वापस एड बैक हो जाएगा ड्यू टू नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। इसके अलावा टैक्सेशन की अगर बात कर लें तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर का पेड कर देंगे और इस बार का क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि पेड वगैरह को लेकर कुछ है नहीं, तो इस बार का क्रिएट कर लो 4,08,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर लो 4,08,000 रुपए। लॉस ऑन मशीन, सेल ऑफ मशीन के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बना के देखना पड़ेगा, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा तभी और तभी आप कर पाओगे। मशीनरी अकाउंट अगर मैं दिखा दूं आपको, फिक्स्ड एसेट अकाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो। फिक्स्ड एसेट में ओपनिंग बैलेंस था 38,40,000 का। अच्छा नेट पे किया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेट था सर 27,36,000 ओपनिंग और क्लोजिंग है 31,68,000। ड्यूरिंग द पीरियड क्वेश्चन ने कहा हमने एक मशीन बेची है, सोल्ड ए मशीन फॉर ₹1,20,000। 1,20,000 रुपए में आपने एक मशीन बेची तो बाई कैश हो गया 1,20,000 रुपए। ये जो मशीन थी 1,20,000, इसकी कॉस्ट थी 240 जिसपे आप डेप्रीशिएशन लगा चुके थे 84, 240 माइनस 84, 1,20 में बेची तो आपको 36,000 का हो गया लॉस, आपको 36,000 का हो गया लॉस। तो लॉस ऑन सेल, डेप्रीशिएशन तो 420 है ही, और क्वेश्चन ने कहा हमने क्या किया है, हमने एसेट जो है वो राइट ऑफ करी है, हमने 60,000 रुपए की एसेट राइट ऑफ करी है, कॉस्ट थी जिसपे 48,000 का डेप्रीशिएशन लगा चुके थे, तो मतलब 12,000 रुपए का एक तरीके से राइट ऑफ आपने किया है, तो 12,000 रुपए। तो बैलेंसिंग फिगर में आपको यहाँ पे परचेजेस पता लग जाएगी 10,20,000 रुपए की, 10,20,000 रुपए की। मैं यहाँ पे क्या शो करना चाह रहा था, मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा था लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो कि 36,000 का था। एक राइट ऑफ भी आ जाएगा 12,000 रुपए का, इसी से रिलेटेड 12,000 रुपए का एक राइट ऑफ भी आ जाएगा। इसके अलावा ये सोल्ड मशीन वाला पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया है, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो कैपिटल रिजर्व में गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया है, ठीक है। इसके अलावा आपने रिडीम किए हैं 30% ऑफ द डिबेंचर 105 के हिसाब से,
तो डिबेंचर आप देख सकते हो 960 में से अगर 30% माइनस करता हूं तो 672 आ गया। तो सर ये फिगर कितनी है, 960 माइनस 672, इसका मतलब 288 था और 5 रुपए प्रीमियम है 105 पे, तो 5% 14,400 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। 14,400 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, रिडम्पशन दिखा दिया। इसके अलावा आप इसके लिए डिबेंचर का जो अमाउंट पेड है वो भी लिख सकते हो, डिबेंचर पेड का अमाउंट भी लिख सकते हो। डिबेंचर पेड कितना किया आपने, सर 9,60,000 के डिबेंचर थे, 960 के डिबेंचर थे, माइनस 672 प्लस कितना आपने प्रीमियम दिया है 14,400, तो 3,02,400 रुपए आप शो कर दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है ये थोड़ा सा ये रहा, यहाँ पे ये हेडिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे हेडिंग नहीं पड़ी हुई है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है पूरा पूरा 3,02,400। चलो साथ के साथ मैं शो कर रहा हूँ तो सोल्ड मशीन 1,20,000 रुपए जो है वो भी शो कर देता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,20,000 रुपए का इन्फ्लो हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,20,000 रुपए का आपका इन्फ्लो हो जाएगा। और जो आपने परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट करी 10,20,000 रुपए वो भी शो कर दो यहाँ पे। चलो ये हो गया, डेप्रिसिएशन की कहानी खत्म है। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। सर इन्वेस्टमेंट थे 480 के, बच गए अपने पास 384, मतलब 96,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं और प्रॉफिट कितना हुआ तो वो कैपिटल रिजर्व देख लो 48,000। तो इसका मतलब 144 में आपने इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेल लिख देंगे 144। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो यहाँ पे सीधा सीधा ही आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ गया। और आगे बढ़ता हूं, तो ये सब कहानी तो आप कंप्लीट कर चुके हो, तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1920 हो गया 1440 से, तो सर 4,80,000 रुपए का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो कर दिया। उसके बाद कैपिटल रिजर्व तो पता लगी गया आपको कौन सा वाला है, जो प्रॉफिट हुआ था वो वाला है जो हमने इंक्लूड कर दिया है इन्वेस्टमेंट के अंदर। इसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, डिबेंचर्स की कहानी भी आप खत्म कर चुके हो। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है 590 माइनस 550, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स जो है वो आप प्लस कर लोगे 40,000 इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 40,000 रुपए इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड कर लो। इसके अलावा बिल्स पेबल जो है ये भी बढ़ गया 8,000 रुपए, तो ये भी आप ऐड कर लो। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड को लेकर नीचे तो कुछ है नहीं, तो लास्ट ईयर का पेड कर देते हैं, इस साल का प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो 170-800 जो है, 170-800 जो है वो तो आपने कुछ यहाँ पे ऐड कर लो, और जो लास्ट ईयर का था 144 वो आप पेड कर दो। पेड कहां पे करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 124,800 का, 124,800 का। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं, बस ये लास्ट ईयर का पेड कर देते हैं 4,32,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही लास्ट ईयर का पेड शो कर दो 4,32,000 रुपए। इसके बाद अनपेड डिविडेंड पड़ा हुआ था 19,200 रुपए का। अब अनपेड डिविडेंड है, तो अनपेड डिविडेंड है तो ठीक है सर, ये जो लास्ट ईयर का 144 है ये हमने पेड नहीं किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम दिखाया था 144 माइनस 19,200, ये 124,800 इसी वजह से यहाँ पे शो किया गया था। फिक्स्ड एसेट हो ही गया, इन्वेस्टमेंट हो ही गया। डेटर्स आपका 2 लाख रुपए बढ़ गया, माइनस हो जाएगा, 2 लाख रुपए डेटर्स यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा। सिमिलरली जो स्टॉक है वो भी बढ़ गया, तो 44,000 माइनस में आ जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने राइट ऑफ किया 48,000, एड बैक कर लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और साथ में लास्ट में दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट किस पे दिखा रहे हो, वो केवल और केवल आपकी अजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू उसी पे शो कर रहे हैं हम, एट द एंड ऑफ द ईयर जो वैल्यू है उसी पे शो कर रहे हैं, ये एज्यूम करते हुए कि आपने जो रिडम्पशन किया है वो बिगिनिंग में ही कर दिया होगा, तो इस साल उसका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तो 60,480 रुपए आप एड बैक कर लोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और
माइनस कर देंगे हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड के नाम से। बस सर कहानी हो गई खत्म। इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल आ गया, ये भी टोटल करा हुआ है, इसका ये टोटल है, ये टोटल है। अकॉर्डिंगली कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 759,680। ये आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल, ये आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल। अकॉर्डिंगली इसका आप टोटल करोगे तीनों फिगर्स का। एक सेकेंड, ये जो फिगर है 7680, ये है यहां पे कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 759,680 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये -756 -7680, तो ये आएगा माइनस का 4000। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया नेगेटिव में 4000। एज पर क्वेश्चन ओपनिंग कैश था आपका 4000, ओपनिंग कैश था 4000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया आपका नील। लिखा हुआ यहाँ पे इट इज प्रिज्यूम दैट 30% ऑफ द डिबेंचर हैव बीन रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसीलिए जो इंटरेस्ट है वो केवल और केवल लास्ट में जो वैल्यू बची हुई है 672 उसी पे शो किया गया है। अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर रिडम्पशन मानते हो तो उस सिचुएशन में 960 पे आप इंटरेस्ट शो कर देना। हालांकि आपके आंसर पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना, फाइनल जो है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो जाएगा। तो ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी सीएफएस आता है तो कभी एफएफएस फंड फ्लो स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में हर बार ही आपको देखने को मिल जाता है, कॉमन साइज और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, और ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4A है ये, क्योंकि इसका बी पार्ट भी है आगे, क्योंकि पार्ट ए आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट का, तो पार्ट बी आपको यहाँ पे पार्ट बी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से सीएपीएम का कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4A, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कमेंट। आपको यहाँ पे 2 सालों की बैलेंस शीट का डेटा गिवन है, 24 और 25 का। शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका साथ के साथ आंसर देख लेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एज सच कुछ है नहीं, परसेंटेज वगैरह ही तो शो करने होते हैं। 2024 और 25 है, चलो चेंज कर देते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 और 25, 24 और 25। तो सर सिंपल सी बात ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है 720, रिजर्व एंड सरप्लस आपका 288, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेट है 546, करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन है 240, टोटल इसका कितना है 18 लाख रुपए। तो 720 18 लाख रुपए का कितना परसेंट होता है 40%। सिमिलरली 7,20,000 1950 का कितना परसेंट होता है, तो दैट विल बी 36.92। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस 288 डिवाइडेड बाय 18 लाख करेंगे, इट विल कम 16%। और 2025 में 5,46,000 डिवाइड बाय 19,50,000 करेंगे, इट विल कम 28%। तो टोटल शेयर होल्डर फंड कितना आ गया 56%, जो कि 2025 में बढ़कर 64.22% हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेट है 546 आउट ऑफ 18 लाख, तो इट विल इंडिकेट 30.33%। और 2025 में मैं बात करूं तो 5,08,000 डिवाइडेड बाय 19,50,000 करेंगे, तो इट विल कम 26.05%। करंट लाइबिलिटी में केवल और केवल करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन है 240, तो 240 डिवाइड बाय 18 लाख, इट विल कम 13.33, जो कि 2025 में 175,500 हो गया ऑन 19,50,000, तो इट विल इंडिकेट ओनली 9%। तो टोटल ऑफ कोर्स ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड आपका 100% हो गया। एसेट साइड में आते हैं, एसेट साइड में आते हैं तो एसेट साइड आपका नॉन करंट एसेट्स है सबसे पहले, जिसमें 12,06,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट है, तो 12,06,000 डिवाइड बाय 18 लाख करेंगे, तो इट विल कम 67%, जो कि 2025 में 11,70,000 डिवाइडेड बाय 19,50,000 कम हो गया 60% हो गया। करंट एसेट्स में आते हैं तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 252,
जो कि 18 लाख रुपए का 14% है, जो कि 2025 में 3,51,000 हो गया 19,50,000 के टोटल में, तो 18% को इंडिकेट करता है। डेटर्स की बात करें तो 1,80,000 है, 18 लाख पे तो 10% आ गया सीधा सीधा, जो कि मेंटेन किए हुए है इधर भी 195 ऑन 1950, तो 10% ही आपको डेटर्स देखने को मिल रहा है। इसके बाद बैंक की बात करें तो 162 है 18 लाख में, तो इट विल कम 9%, इट विल कम 9%, जो कि आपका 2025 में बढ़कर 234 हो गया 1950 पे, जो कि परसेंटेज टर्म में 12% को इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल करंट एसेट 33 और 40% है, अकॉर्डिंगली आपका टोटल 100% हो गया। आप अगर एनालिसिस करोगे तो आप कह सकते हो कि सर ऑनर्स जो कैपिटल है, ऑनर्स जो कैपिटल है यहाँ पे वो आपका 56 से 64.22% हो गया। द प्रोपोर्शन ऑफ ऑनर्स इक्विटी टू टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी 56 से बढ़कर 64.92% हो गया। जबकि लॉन्ग टर्म डेट की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट आपका 30% से बढ़कर ये 30% से घटकर 26.05% रह गया। तो वी कैन कंक्लूड दैट द डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइडर हमारी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क भी ऑफकोर्स हमारी कम हो जाएगी क्योंकि डिपेंडेंसी कम हुई है। एसेट साइड में अगर हम देखें तो 67% आपका फिक्स्ड एसेट था, जो कि 60% हो गया, और करंट एसेट आपका 33 से बढ़ाकर आपने 40% किया है। तो आप कह सकते हो करंट एसेट्स जो टोटल एसेट्स का था वो 33 से 40% हो गया। जबकि करंट लाइबिलिटीज की अगर बात करें केवल और केवल, तो करंट लाइबिलिटी आपका 13 से 9% मतलब कम हुआ है। करंट एसेट्स बढ़ा है, करंट लाइबिलिटी आपका कम हुआ है। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है 13.3 से 9%। तो इट इंडिकेट दैट द लिक्विडिटी पोजीशन हमारी बेटर हुई है। लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। करंट एसेट बढ़ा, करंट लाइबिलिटी कम हुई ड्यूरिंग द स्टडी। बट रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आपकी कम हुई है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट 67 से 60 हो गई, हैम्पर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से आप कमेंटिंग कर सकते हो जो भी आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हो उस पे। ऑनर्स इक्विटी देख लो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह देख लो, करंट एसेट्स देख लो, फिक्स्ड एसेट्स देख लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4B, एक छोटा क्वेश्चन आपको दे दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM अप्रोच। सर CAPM में KE का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF गिवन है 12, RF गिवन है 12 प्लस बीटा गिवन है 0.7 इंटू RM माइनस RF, RM माइनस RF। तो यहां पे आपको RM जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कैलकुलेट कर देते हैं। RM की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, जिसका फॉर्मूला है डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल। एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है 140 रुपए का। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, इनिशियल प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट था ये, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर 1400। 200 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया आपका, 200 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, तो 340 का रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट कितना किया था सर 1200 का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 का था, तो रिटर्न जो है वो है आपकी 28.33। आरएम पता लग गया, फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आरएफ गिवन है प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। 23.43% इज योर फाइनल आंसर। बस इतना सही इसका आंसर आपको यहाँ पे देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो आपके एग्जाम में फुल्ली डेडिकेटेड टू कैपिटल बस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें पार्ट ए भी आपको 7 मार्क्स का कैपिटल बस्टिंग में से देखने को मिलता है, तो पार्ट बी भी आपको 7 मार्क्स का कैपिटल बस्टिंग में से ही देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5A, ए मशीन कॉस्टिंग ₹12 lakh is required to undertake a proposed project. The effective life of the machine is expected to be 5 years. रेजिडुअल वैल्यू रह जाएगी 2 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू आपको मिल जानी है। कंपनी में SLM मेथड अप्लाई करना है। द एस्टिमेटेड EBT गिवन आपके पास, यहाँ पे EBT बोला है, यहाँ पे EBIT बोला है, मेरे हिसाब से फिर ये EBIT ही होगा शायद, बाकी देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन में। टैक्स रेट 40%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, आपको NPV कैलकुलेट करके सजेशन देना था। तो ऑफ कोर्स इसको EBT ऑब्लिक EBIT लिखा है मैंने, ठीक है। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए कि EBIT और EBT दोनों के बीच में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। EBT और EBIT दोनों के बीच में क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, जो कि चैप्टर में ही नॉर्मली अप्लाई नहीं होता।
तो इस वजह से ईबीटी लिख दो चाहे ईबीआईटी लिख दो, एक ही बात है, डजेंट मैटर। तो ये कॉपी पेस्ट करना है आपको। 480, 560, 640, 4 लाख और 320 माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स का रेट है 40%, टैक्स माइनस कर देंगे 40% के अकॉर्डिंगली, तो आप पहुंच जाओगे अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। अर्निंग आफ्टर टैक्स में वापस एड बैक करने वाले हैं हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की मैं बात करूं तो 12 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 करना है। हर साल 2-2 लाख रुपए का यहाँ पे डेप्रीशिएशन आप एड बैक कर दोगे, तो आप पहुंच जाओगे अपने एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो पे अप्लाई करेंगे हम, और उससे भी पहले टर्मिनल कैश इनफ्लो में 2 लाख रुपए हम ऐड कर देंगे रेजिडुअल वैल्यू के नाम से। अप्लाई करेंगे इस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है सर, नीचे देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट ये रहा 15%, और इसके फैक्टर आई थिंक गिवन है, ये जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई कर लेना है। फैक्टर कॉपी पेस्ट करके मल्टीप्लाई करके इसका सम अप किया तो टोटल आ गया 1759,449 माइनस कर दिया इनिशियल कैश आउटफ्लो जो कि 12 लाख रुपए गिवन था कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो अकॉर्डिंगली आपको आपका एनपीवी मिल गया 559,549 जो कि पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। बस इतना सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 5A। और 5B पे जाते हो तो 5B तो और ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपको केवल और केवल पे बैक पीरियड पूछा गया है। ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 3 लाख का। इट यील्ड्स कैश इनफ्लो 60,000, 50,000, 70,000, 75, 90 और 60,000 फॉर 6 ईयर्स। तो 60 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 255 पे पहुंच गया 4 साल में। 4 साल में और 3 लाख रुपए की रिकवरी करनी है। सर कैलकुलेशन मैंने करी हुई है, वहीं पे शो कर देता हूं, ये लीजिए। ईयर 1 2 3 4 5 6 कैश इनफ्लो कॉपी किया, इसको क्यूमुलेट किया तो 3 लाख रुपए जो है वो 4 साल के बाद और 5 साल से पहले पहले दिखा तो 4 प्लस। नेक्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 90,000 रुपए, लेकिन मुझे केवल और केवल कितना चाहिए, 255 और 3 लाख, क्योंकि 3 लाख का इनिशियल आउटफ्लो था 45,000 रुपए, तो आधा साल लगेगा, तो 4.5 ईयर विल बी योर आंसर। बहुत इजीली आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हो। ये तो एमसीक्यू में भी 2 नंबर का है, तो भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होनी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डेडिकेटेड टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें पार्ट ए में आपको एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन गिवन है, तो पार्ट बी में आपको यहाँ पे इस बार इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछा जाता है, तो एग्जाम में आप वर्किंग कैपिटल के साथ रिसीवेबल मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी देखो आप ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में पढ़ते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार रिवाइज जरूर करके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 6A, प्रिपेयर ए वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20 लाख यूनिट था, and the same level of activity is intended to be maintained during the current year. सर नंबर ऑफ यूनिट पता लग गई अपने को 20 लाख। The expected ratio of cost to selling prices are, सेलिंग प्राइस ढूंढो जरा कहां पे है, तो सेलिंग प्राइस है 8 रुपए, क्योंकि इसका 40% 3.2 आपकी मटेरियल की कॉस्ट होने वाली है, 20% मतलब 1.6 आपकी वेजेस की कॉस्ट होने वाली है, और 20% ही 1.6 आपकी ओवरहेड की कॉस्ट भी होने वाली है। The raw material inventory remain in store for 3 months before production. Every unit of production remain in process for 2 months and assumed to be 100% material के point of view से, और to be consisting of 100% raw material, wages and overhead. Finished goods remain in the warehouse for 3 months. Credit allowed by creditor 4 months from the date of delivery and credit given to debtors रहेगा 3 month का period. कैश आपको 4 लाख रुपए रखना है, लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ रहेगा, और लेग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस भी आपका हाफ मंथ रहेगा। आपको एक प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी भी रखना है 10% एक्सेप्ट कैश, ठीक है। रेलिवेंट अजम्पशन जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो। तो ठीक है सर, इसके सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। टोटल सेल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल सेल्स जो है वो यहाँ पे 20 लाख यूनिट है और 8 रुपए का सेलिंग प्राइस है। 1,60,00,000 रुपए आपकी टोटल सेल्स हो गई। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम बनाए, अगर सबसे पहले यहाँ पे डेटर्स शो किया गया। डेटर्स की अगर मैं बात करूं तो 1,60,00,000
या सिंपल मैं कहूँ तो डेटर्स की कैलकुलेशन अगर मैं कॉस्ट बेसिस पे डायरेक्टली कर लेता हूँ तो 3.2 प्लस 1.6 प्लस 1.6 इट विल बी 6.4। 20 लाख यूनिट आप बना रहे हो इंटू 6.4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू डेटर्स को जो पीरियड आप प्रोवाइड करा रहे हो वो 3 महीने का प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख यूनिट थी 20 लाख इंटू 6.4। दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। कोई कैश वगैरह में तो सेल्स है नहीं, तो डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, सर ये आ रहा है मेरा 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए, ठीक है, 32 लाख रुपए। फिनिश्ड गुड्स की अगर आप बात करते हो तो फिनिश्ड गुड्स 20 लाख यूनिट्स, 20 लाख यूनिट्स इंटू कॉस्ट है आपकी 6.4, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा डिवाइड बाई 12 इंटू फिनिश्ड गुड्स भी वेयर हाउस में 3 महीने का ही रहता है, तो सेम फिगर ही आ जाएगी 32 लाख रुपए की, 32 लाख रुपए की। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग ही है, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में इन्होंने बोला है कि 100% रॉ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड है। अब 100% ही रॉ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड है तो सिंपल मैं यही एज्यूम कर सकता हूँ सर केवल और केवल इंस्पेक्शन वगैरह बाकी होगा, बाकी आप खर्चा सारा का सारा लगा चुके हो। तो ठीक है, 20 लाख यूनिट्स आपकी 6.4 का आप खर्चा लगा चुके हो। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 12, और वर्क इन प्रोग्रेस 2 महीने का है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, आ गया 21,33,333। रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल है आपका 3.2 का, तो 20 लाख यूनिट इंटू 3.2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया डिवाइडेड बाई 12, और रॉ मटेरियल आप मेंटेन करते हो 3 महीने का, तो ये आ जाएगा आपका 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए, तो ये आपका टोटल करंट एसेट्स आ गया विदाउट कैश। विदाउट कैश लिया है क्योंकि आगे जाके इन्होंने बोला था कि एक्सेप्ट कैश जो है वो आपको प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी लेना है, इस वजह से अभी कैश कंसीडर नहीं किया, बाद में कर लेंगे। इसके बाद आप करंट लाइबिलिटी में अगर क्रेडिटर्स के लिए जाते हैं तो क्रेडिटर्स आपको 4 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो 20 लाख यूनिट्स इंटू 3.2 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 21,33,333। क्वेश्चन है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ का रहेगा, तो 20 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेजेस की कॉस्ट है 1.6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5, इट विल बी 1,33,333। और ओवरहेड में अगर जाते हैं तो सर ओवरहेड का भी सेम हाफ मंथ है, सेम कॉस्ट है, तो सेम फिगर आ जाएगी 133,334 आप लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये आ गया आपका 24 लाख। ये आ गया एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी एक्सेप्ट कैश 77,33,333। क्वेश्चन ने कहा था एक्सेप्ट कैश जो है उसका 10% प्रोविजन बना लेना, तो इसका 10% प्रोविजन बना के ये फिगर आई। अब कैश अलग से ऐड कर दिया है जो क्वेश्चन में एज इट इज गिवन था 4 लाख रुपए, तो आपका फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 89,06,666। दिस इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन ने 100% बोला था तो 100% ही मटेरियल वेजेस और ओवरहेड कंसीडर कर दिया है। इसके बाद अगर आप और आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5B की तरफ, तो क्वेश्चन नहीं 6B की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6B आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में से दे दिया, और ये सेम तरीके का क्वेश्चन आप कॉस्टिंग वगैरह में मटेरियल की कॉस्टिंग में करते हो। ए लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। कहते हैं अगर क्वांटिटी लेस देन 500 ऑर्डर साइज रखोगे तो 24 रुपए का प्राइस होगा, 500 बट लेस देन 1600 रखोगे तो 23.6 प्राइस होगा, 1600 बट लेस देन 4000 रखोगे तो प्राइस 23.2 होगा, 4000 बट लेस देन 8000 रखोगे तो 22.8 का प्राइस होगा, 8000 एंड अब रखोगे तो प्राइस विल बी 22.4। इकोनॉमिकल परचेज लेवल पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। एनुअल रिक्वायरमेंट आपको ए पता लग गया है आपका 8000 kg है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका 13 रुपए ओ पता लग गया, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो रहेगी आपकी 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट रहेगी। एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। तो जो आपके पास यहाँ पे 5 लेवल गिवन है इन्हीं में से आपको बेस्ट कैलकुलेट करके देना होता है, और इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना होता है। सबसे पहले तो आप ऑर्डर क्वांटिटी साइज डिसाइड कर लो, जैसे सबसे पहले तो लेस देन 500 में आप कोई भी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, तो यहाँ पे इन्होंने 400 कंसिडर किया है।
बाकी में मिनिमम क्वांटिटी ली जाती है तो 500, 1600, 4000 और 8000 की क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स की मैं बात करूं तो अपने पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है? पूरे साल की रिक्वायरमेंट आपकी 8000 केजी, तो 8000 डिवाइड बाय 420 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 8000 डिवाइड बाय 516 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 8000 डिवाइड बाय 1605 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 8000 डिवाइड बाय 4002 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और 8000 डिवाइड बाय 8001 ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज। 400 का आधा, 200, 500 का आधा, 250, 1600 का आधा, 800, 4000 का आधा, 2000, 8000 का आधा, 4000। वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट रहेगी आपकी अलग अलग, जो कि पहले केस में 24 रुपए रहने वाली है, तो 200 इंटू 24, यहाँ पे 250 इंटू 23.6 हो जाएगा। यहाँ पे 800 इंटू 23.2 हो जाएगा। यहाँ पे 2000 इंटू 22.8 हो जाएगा और फाइनली 4000 मल्टीप्लाई बाई 22.4 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब आप एनुअल टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो मटेरियल की कॉस्ट, सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट सिंपल आपको क्या करना है, 24 इंटू 8000, 23.6 इंटू 8000, 23.2 इंटू 8000, 22.8 इंटू 8000, 22.8 4 इंटू 8000, आपको ये मटेरियल की कॉस्ट पता लग जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट सिंपल, आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर ही रखे हैं। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 13 रुपए आई थिंक सर, बिल्कुल 13 रुपए। तो सिंपल 20 इंटू 13, 16 इंटू 13, 5 इंटू 13, 2 इंटू 13 और 1 इंटू 13। कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैरिंग कॉस्ट आपका 20% है, तो आपने ऑलरेडी इन्वेंट्री वैल्यू एवरेज निकाल रखा है। 4800 का 20%, 5900 का 20%, 18560 का 20%, 45600 का 20%, 89600 का 20%। जस्ट इन तीनों अमाउंट का एडिशन करोगे, आपको आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट पता लगेगी, जो कि कम से कम आपको 1600 के लेवल पे दिखाई दे रही है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो 1600 केजी रहने वाली है। ये जो स्टेटमेंट है इसकी प्रेजेंटेशन में आप चेंज कर सकते हो, बस फाइनल आंसर आपका सेम आना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने को मिल रहा है, उसके भी अगेन दो पार्ट किए गए, जिसमें पार्ट ए जो है वो आपको दे दिया डिविडेंड डिसीजन वॉल्टर मॉडल, और पार्ट बी जो है वो आपका जाना पहचाना और फेवरेट चैप्टर लेवरेज के चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7A, द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। नेट प्रॉफिट 60 लाख रुपए का है, आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर्स भी है 12% के अकॉर्डिंगली, तो 200 लाख का 12% 24 लाख रुपए आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख है, तो इसका मतलब आपको अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए 60 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से 24 लाख रुपए देना पड़ेगा प्रेफरेंस वालों को। 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 6 रुपए पर शेयर आपका ई आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको आर पता लग गया 20% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको के ही पता लग गया 16% है। कहते हैं कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड तो एज टू कीप द, इस पर शेयर प्राइस आपको बता दिया 42, वॉल्टर मॉडल आपने यूज करना। तो सर ठीक है, वॉल्टर मॉडल में P0 का फॉर्मूला होता है D प्लस ब्रैकेट में E माइनस डी इंटू आर अपॉन में के ई होल डिवाइडेड बाई के ई। P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन में के इंटू ई माइनस डी अपॉन में के, जहां पे P का मतलब करंट मार्केट प्राइस होता है, D का मतलब डिविडेंड पर शेयर होता है, R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न है, K का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, E का मतलब अर्निंग पर शेयर है, D का मतलब डिविडेंड पर शेयर और K का मतलब वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो E तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया 6 रुपए है, तो जब आप यहाँ पे 42 रखोगे तो 6 रुपए आपका E है, 6 रुपए आपका यहाँ पे E है। तो डी लिखते वक्त डिविडेंड पे आउट रेशियो अज्यूम कर लिया y, तो 6 का y प्लस r है 20%, k है 16%, ब्रैकेट में e माइनस डी 6 माइनस 6y अपॉन में के, इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो सीधा सीधा 52% मिल जाएगा। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, y वगैरह ना लेकर आप सीधा सीधा यहाँ पे d लिखो, d कैलकुलेट कर लो, फिर कैलकुलेट कर लो कि डिविडेंड अर्निंग का कितना परसेंटेज है, वो 52% ही आने वाला है यहाँ पे।
और लास्ट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7B, दैट इज गिवन फ्रॉम लेवरेज टॉपिक। ए कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर्स हैं 80 लाख रुपए के, जिसपे आपको 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, मतलब 12 लाख रुपए। बाकी एसेट्स, अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो 1,60,00,000 है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है। तो अगर 1,60,00,000 रुपए आपका टोटल एसेट है और टोटल एसेट टर्नओवर 2.5 है, तो टर्नओवर दैट इज सेल्स आ जाएगा आपका 4 करोड़ रुपए। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी रहेगी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 32 लाख रुपए, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम यहां से अलग से 12 लाख रुपए कंसिडर कर ही लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट आपको 70% रखनी है, दैट इज ऑफ सेल्स, दैट इज ऑफ सेल्स। और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज और ईपीएस। ये 4 चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देनी है। तो सिंपल, इसके लिए आप एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम की हेल्प ले सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ इनकम की हेल्प ले सकते हो, जिसमें सबसे पहले तो सेल्स आप 4 करोड़ रुपए कैलकुलेट कर ही लोगे विद द हेल्प ऑफ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट आपको 70% लेना है सेल्स का, माइनस कर दिया कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया 32, ईबीआईटी आ गया। माइनस कर दिया इंटरेस्ट 12 लाख रुपए का, ईबीटी आ गया। टैक्स माइनस कर दिया 40%, तो आपके पास ईएटी आ गया। अब आपको जो भी लेवरेज कैलकुलेट करने हैं कैलकुलेट कर सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, 120 अपॉन में 88, दैट विल कम 1.36। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी था आपका 88, ईबीटी था 76, तो 88 अपॉन में 76 1.16। फाइनेंशियल निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी कर सकते हो। ईपीएस भी कैलकुलेट करना है, तो अर्निंग जो आई आपको उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि 40 लाख का शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 4 लाख। अकॉर्डिंगली आपका ईएटी कितना था 4560, तो 4560 डिवाइड बाय 4 लाख करोगे 11.4 आपका ईपीएस आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कमेंट करा है, कमेंट मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कमेंट पूछा है। अच्छा चलो, बोला है कमेंट करने के लिए, तो कमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.36, जो कि इंडिकेट करता है आपके बिजनेस रिस्क को, तो लो लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है। फाइनेंशियल लेवरेज आपकी फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है, जो कि 1.16 है, तो ये भी एक मॉडेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। कंबाइंड लेवरेज आपका 1.58 है, जो कि हाईली सेंसिटिव रिलेटेड टू चेंज इन सेल्स है। तो ईपीएस आपका 11.4 है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज फुली डेडिकेटेड टू बीडीए, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसमें आपको 2 थ्योरी क्वेश्चन दिए गए, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ के जा रहे हो तो थ्योरी पढ़ के जाओ, अदरवाइज अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, सब कुछ करके जा रहे हो, कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को सब कुछ आता है प्रैक्टिकली, तो फिर थ्योरी आप स्किप कर सकते हो। एक्सप्लेन द 6 कोर स्टेप्स दैट मे टर्न द डेटा इनटू यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन। आंसर आपके सामने, एक बार रीड आप जरूर करके चले जाना। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, डेटा रिपोर्टिंग एंड डेटा यूटिलाइजेशन। एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के अगर बेनिफिट की बात करें तो ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, एक बार जरूर रीड करके जाइएगा। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन और इंप्रूव्ड सर्विसेज टू अ स्टेक होल्डर। तो ये हमारा था एफएमबीडीए का सेट 1, एमक्यूपी सेट 1, जो कि आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2025 के रिलीज किया। ये आपको जरूर करके जाना चाहिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपको आपके एग्जामिनेशन पेपर भी देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि ये जो 15 एमसीक्यू गिवन है, इसमें से आपको इक्का दुक्का एमसीक्यू भी एज इट इज कॉपी होते हुए देखने को मिल जाए। जो चैप्टर नॉर्मली इसमें पूछे गए हैं, उन्हीं चैप्टर में से ऑलमोस्ट आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन का इधर उधर हेरफेर हो सकता है। जैसे अगर मैं क्लियरली बात करूं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो, और रेशियो में से देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है कैश फ्लो की बजाय फंड फ्लो देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कॉमन साइज के साथ, कॉमन साइज के अलावा हो सकता है यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देखने को मिल जाए। बी पार्ट जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिफ्थ का ए और बी दोनों पार्ट कैपिटल बस्टिंग में से ही देखने को मिलेंगे।
6 का ए पार्ट वर्किंग कैपिटल में से बी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बजाय हो सकता है रिसीवेबल में से देखने को मिल जाए। 7 जो है वो आपको डिविडेंड और लेवरेज में से ही नॉर्मली देखने को मिलेगा। तो पेपर का पैटर्न भी पता लगता है और कभी कभार क्या है सिमिलर तरीके का क्वेश्चन विद फिगर चेंज भी इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, तो एमक्यूपी करके आपने जरूर जाना है। और हाँ, लास्ट में याद दिला दूं कि अगर मैंने जो सॉल्यूशन आपको शो किए हैं इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारी मोबाइल ऐप पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में अगेन कहूंगा, अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूल। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी सेट 2 के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।